गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 128 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और पिछले काफ़ी दिनों से हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से आधुनिक भारत में आ गए, यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। और पिछले कुछ टेस्ट में हमने जनजातीय आंदोलन देखे। उसके बाद आ जाइए आप संवैधानिक विकास पर। ठीक है, संवैधानिक विकास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत प्रश्न बनते हैं एग्जाम में इससे, यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस का। देखिए, इसमें चर्चा होगी रेगुलेटिंग एक्ट पर, चार्टर एक्ट पर। 4 चार्टर हुए, एक एक चार्टर के बीच में 20-20 साल का गैप है। पिट्स इंडिया एक्ट पर 1858 का एक्ट या महारानी की उद्घोषणा जिसको बोलते हैं, 1861 का एक्ट आएगा। ठीक है, 1935 का एक्ट आएगा। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी संविधान सभा, कौन कौन से उसके अधिवेशन हुए, कौन सी संस्थाएं थी, कौन कौन लोग उससे जुड़े थे, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट का आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट लाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1773 में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लेकर आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उससे रिलेट करते हुए दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत तथा इंग्लैंड दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना और व्याप्त दोषों को दूर करना था। पहली बात तो ये हो गई, कंपनी दिवालियेपन की कगार पर पहुंच गई थी, जबकि उसके कर्मचारियों ने अकूत संपत्ति एकत्रित कर ली थी। इसलिए बिल्कुल ये दोनों की दोनों बातें सत्य हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। ये नंबर है, इस पर कॉल करके आप पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। देखिए, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी एवं ब्रिटिश सरकार के मध्य संबंध जटिल तथा अस्पष्ट थे। संबंध जो है जटिल और अस्पष्ट थे। कंपनी द्वारा बंगाल में प्रभुता स्थापित कर लेने के बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी जो है एकदम स्वतंत्र छोड़ देना बेवकूफ़ी समझा। एक तरफ कंपनी पर ऋण का बोझ बढ़ रहा था, तो दूसरी ओर उसके कर्मचारियों ने अकूत संपत्ति अर्जित कर ली थी। ठीक है, अतः ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विभिन्न एक्ट बनाए। रेगुलेटिंग एक्ट भी उनमें से एक था। तो रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा पहली बार भारतीय मामलों में अंग्रेजी संसद का हस्तक्षेप आरंभ हुआ। पहली बार कंपनी के शासन के लिए लिखित संविधान बनाकर भारत में कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। वो क्वेश्चन नंबर 2 भी रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यानी गलत कथन की पहचान करनी है, असत्य कथन की पहचान करनी है। मद्रास में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। काउंसिल के संदर्भ में गवर्नर जनरल को और शक्तिशाली बना दिया गया। देखिए, मद्रास में नहीं बल्कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। गलत है पहला स्टेटमेंट, तो गलत ही अपने को ढूंढना है, तो ये तो होगा नहीं आंसर, या तो ये होगा या ये होगा। काउंसिल के संदर्भ में गवर्नर जनरल को और शक्तिशाली नहीं बनाया, उसकी शक्तियां कम हो गई थी। तो दोनों गलत कथन अपने को मिल गए, यानी दोनों के दोनों गलत। तो सी है इसका आंसर। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। ये सदस्य बरवेल, क्लेवरिंग, मांसल और फिलिप फ्रांसिस थे। इन सदस्यों की नियुक्ति इंग्लैंड से होती थी। इनका कार्यकाल होता था 5 वर्ष और अब निर्णय जो है बहुमत से लिए जाने लगे थे। ऐसे में काउंसिल के संदर्भ में जो है गवर्नर जनरल को असहाय बना दिया गया, न कि उसकी शक्तियां बढ़ गईं। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। इसके अतिरिक्त इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में न कि मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। ठीक है, एलिजा इम्पे को, ये नाम याद रखिएगा, प्रमुख न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जबकि लेमेस्टर तथा हाइड अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, प्रमुख न्यायाधीश थे। ठीक है, पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा अगले साल 1774 में। अगला सवाल भी रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा।
देखिए इस एक्ट के तहत कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को दे दिया गया, किंतु इन कानूनों को लागू करने से पहले भारत सचिव से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। अब कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया और कंपनी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दी गई और उन्हें नजराना, घूस, भेंट आदि लेने की मनाही कर दी गई। बिल्कुल ऐसा ही किया गया। ये दोनों की दोनों बातें सत्य हैं और सत्य ही यहाँ पर बताना है, तो सी है इसका आंसर। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के सभी प्रावधान जो है परीक्षण एवं संतुलन के सिद्धांत पर थे। ठीक है, और एक तरफ गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, तो दूसरी ओर कानूनों को लागू करने से पहले भारत सचिव की अनुमति लेने को जो है अनिवार्य बना दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए कंपनी के कर्मचारियों में बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए एक तरफ उनके द्वारा किए जा रहे निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया, तो दूसरी ओर उनके वेतन में वृद्धि की गई ताकि वो घूस, नजराना ये सब ना लें। अगला सवाल है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में, इम्पोर्टेंट है ये भी, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट की पृष्ठभूमि मुख्यतः कंपनी की वित्तीय बदहाली एवं आंग्ल मराठा युद्ध पर आधारित थी। अब गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 2 कर दी गई तथा निर्णय बहुमत पर होना था। निर्णायक मताधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण एक्ट है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, एक छोटी सी गलती से। अब गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर जो है 3 कर दी गई, एक कम किया गया था, 2 नहीं की गई थी। निर्णय बहुमत पर होना था, निर्णायक मताधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही सही है। देखिए कथन 2 असत्य है क्योंकि गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 की गई थी, न कि 2। निर्णय जो है बहुमत पर होना था तथा निर्णायक मताधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त पिट्स इंडिया एक्ट के अन्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? इस एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया, किंतु सैन्य, असैन्य एवं राजस्व मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों को नियंत्रित करने के लिए 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इन 6 सदस्यों में एक विदेश मंत्री तथा एक वित्त मंत्री होता था। बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर जो है पूरी तरह से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। और क्या क्या किया गया? भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार मिल गया? इसका उत्तर एक चार्टर एक्ट है। देखिए चारों चार्टर एक्ट हैं, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। एक एक चार्टर के बीच में 20-20 साल का गैप है। चारों के चारों महत्वपूर्ण चार्टर हैं। 1813, 53, 13, 33, 53, ये 3 कुछ ज़्यादा ही हैं, इनमें से ज़्यादा सवाल बनते हैं। यहाँ उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1793 का चार्टर एक्ट। तो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार मिल गया। साथ ही बम्बई तथा मद्रास पर गवर्नर जनरल के नियंत्रण को स्पष्ट कर दिया गया और इस एक्ट के द्वारा यह भी तय हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु उसका चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में और अधिकतर कन्फ्यूज़न होता है 1813 और 1833 में। ठीक है, कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु उसका चीन से व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। इसका उत्तर है 1813 का चार्टर एक्ट और ये दोनों भी हटा दिए गए, वो है 1833 का चार्टर एक्ट। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1813 के चार्टर एक्ट के प्रावधान कौन कौन से हैं और महत्वपूर्ण प्रावधान है सारे के सारे।
कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु उसका चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ईसाई धर्म प्रचारकों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा जो है प्राप्त हो गई, और ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियरों को भारत आने तथा बसने की अनुमति प्रदान की गई, लेकिन इसके लिए उन्हें संचालक मंडल या फिर नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना आवश्यक था। और क्या क्या हुआ, कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, अलग से इस पर प्रश्न बनता है। ठीक है, रुपए को लेकर ही बनता है, कितने लाख रुपए का प्रावधान किया गया, 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख, तो 1 लाख रुपए 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए हर साल सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब सवाल बनता है अगले चार्टर से, यानी 1833 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। जो 13 में बचा था चाय के साथ, उसको इसमें पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, याद रखिएगा। इसके द्वारा भारत में सरकार का वित्त, विधायी तथा प्रशासनिक रूप से केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। महत्वपूर्ण लाइन है, अलग से सवाल बनता है इस पर। ये तीनों के तीनों ऊपर के सही हैं, यानी चौथा वाला ही गलत होगा। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया और उसे ही भारत के कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। गलत है, विधि सदस्य को भारत का कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था, बल्कि गवर्नर जनरल की परिषद को ही भारत के कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। इसलिए इसको नहीं, इसको दिया गया था, लेकिन यहाँ लाइन कुछ और कह रही है, तो गलत है यहाँ पर विकल्प डी। देखिए, कथन डी असत्य है, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, ना कि विधि सदस्य को। गवर्नर जनरल की परिषद में 1/4 सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। मैकाले पहला विधि सदस्य था। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो चार्टर था, अंतिम चार्टर, अगर आपसे पूछे अंतिम चार्टर कौन सा है निम्नलिखित में से, तो 1853 का चार्टर है अंतिम चार्टर, और प्रथम चार्टर है 1793 का चार्टर। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें 1833 के चार्टर एक्ट में और क्या क्या प्रावधान थे, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय कानून को संचालित, संहिताबद्ध तथा सुधारने की भावना से एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई, और इस एक्ट के द्वारा भारत में सरकार का वित्त, विधायी तथा प्रशासनिक रूप से केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, गवर्नर जनरल को कंपनी के नागरिक तथा फौजी कार्यों के नियंत्रण तथा निर्देशन का अधिकार दिया गया। बंगाल के साथ मद्रास, बम्बई तथा अन्य अधिकृत प्रदेशों को भी गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रखा गया, और सभी कर गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही लगाए जाने थे और उन्हें खर्च भी किया जाता था गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही। इतने प्रावधान थे, और भी हैं। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि वह भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, और 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। अलग से प्रश्न बन सकता है। ये सारे के सारे बुलेट पॉइंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनको याद रखिएगा, एक एक लाइन से अलग अलग प्रश्न बन सकता है। स्टेटमेंट में डालेगा तो थोड़ा टफ कर देगा। इनको बार बार पढ़ लीजिएगा ताकि मिक्सिंग ना हो। 1833 अलग हो जाए, 13 अलग हो जाए, और अगला जो है 53 इसको अलग हो जाए। 1853 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, बताने के इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई, और कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। चौथे चार्टर की बात हो रही है, यानी 1853 के चार्टर की बात हो रही है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। यहाँ पर सी है इसका आंसर। तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे,
इसके अतिरिक्त इस एक्ट के तहत भारतीय विधि आयोग के पुनरीक्षण के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग का गठन किया गया। कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद ना चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, कंपनी को अनुमति मिल गई, भारतीय प्रदेशों को जब तक वो चाहेगी अपने अधीन रखेगी। कंपनी को अनुमति दी गई भारतीय प्रदेशों के लिए संसद, ठीक है, जब तक संसद ना चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए, अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारत सचिव को चलाना था, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद यानी इंडियन काउंसिल का गठन किया गया। अब भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई, जबकि भारत परिषद केवल सलाहकारी प्रकृति की थी। और ऑप्शंस हैं, उपरोक्त प्रावधान निम्नलिखित में से किस एक्ट से संबंधित हैं? 1853 के चार्टर एक्ट से, 1833 के चार्टर एक्ट से, 1858 के भारत सरकार अधिनियम से, या 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से। महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार मैंने टेस्ट सीरीज में दोहराया होगा ये, और इसका उत्तर है 1858 का अधिनियम या 1858 के भारत सरकार अधिनियम से। देखिए, उपरोक्त कथन 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत सरकार अधिनियम से संबंधित है। इस एक्ट के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट की द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, याद रखिएगा इसको। ठीक है, वही 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें जो प्रावधान थे उसको हटा दिया गया। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अन्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। क्या क्या और किया गया 1858 में? डायरेक्टरों की सभा यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, और ये लाया किस में गया था? पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 के। उनके समस्त अधिकार जो है भारत सचिव को दे दिए गए। और क्या किया गया? अब गवर्नर जनरल भारत में क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगा और उसे वायसराय की उपाधि दी गई। अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्तियां जो हैं खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी। अब हम बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अंग्रेजी प्रदेशों का भारत में विस्तार बंद किए जाने का निर्णय लिया गया। सरकारी पदों पर नियुक्तियां योग्यता के आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया, और भारत के सामाजिक व धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया। इसको 1858 का अधिनियम कह लो या विक्टोरिया का घोषणा पत्र कह लो। किसने पढ़कर सुनाया था? ये लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। ये चारों के चारों सही हैं, और डी है इसका आंसर, 1 2 3 और 4। तो उपरोक्त सभी कथन विक्टोरिया घोषणा पत्र 1858 से संबंधित हैं। इनके अतिरिक्त इस घोषणा पत्र द्वारा भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, जिसमें रियासतों के संबंध में यह घोषणा भी की गई कि कंपनी द्वारा भारतीय रियासतों से की गई संधियों को पूरी तरह सम्मान किया जाएगा और देसी नरेशों के अधिकार तथा सम्मानों की रक्षा की जाएगी। तो 10 प्रश्न थे। इम्पोर्टेंट है इसकी एक्सप्लेनेशन। ये है मॉडर्न हिस्ट्री, संवैधानिक विकास। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 150 या 200 शब्दों की है। सारे के सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है, और ये सब कुछ इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से पढ़ा रहा हूँ मैं। इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। इन सभी का आप PDF प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर, या जो नोट्स बनाकर पढ़ रहे हैं वो नोट्स बनाकर प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी फुल टेस्ट प्राप्त करने के लिए ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो, 9560112583। ठीक है, 4 से 5 टेस्ट वीडियो या कम से कम 4 टेस्ट वीडियो में संवैधानिक विकास चलने वाला है, तो सीक्वेंस से इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।